नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस का स्पेशल सीरीज़, जिसमें कि हम दिल की बात कर रहे हैं डॉक्टर गर्दे के साथ। और इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है दिल की बात डॉक्टर गर्दे के साथ। तो आज हम हमारा दूसरा एपिसोड आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बहुत सारे दिल से जुड़े हुए मामलों की। और इससे पहले कि मैं इस सीरीज़ की शुरुआत करूं, इस एपिसोड की शुरुआत करूं, मेरे एक दोस्त का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे पिछले हफ्ते एक बार फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उन्होंने जो कुछ बातें कही वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि रवि भाई, मुझे तो बस हल्का सा चक्कर आया था, पता चला बीपी 180-110 है। उनकी आवाज़ में डर था, कन्फ्यूज़न था और सबसे ज़्यादा ये मुझे कैसे हो गया का सवाल था। सच में ये जो बात है जो उन्होंने कही, तो इसमें अक्सर मैं देखता हूँ या आप समझ सकते हैं कि जो बीपी का अटैक है वो कभी भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। और इसमें ना तो ये जो अटैक है दिखाई देता है, ना इसकी किसी तरह की आवाज़ करता है और ना ही इसमें हमें कोई वार्निंग मिलती है। तो आज हम दिल की ही इन बातों को समझेंगे डॉक्टर स्वप्निल गर्दे के साथ। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि मेरे मित्र की जो मैंने चर्चा बताई थी वो आपको बताई है, तो इसमें हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है तो अक्सर ये माना जाता है कि एक बड़ी उम्र में होने वाली चीज़ होती है। तो क्या ये सच है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही हार्ट अटैक की समस्या होती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही हार्ट अटैक की समस्या होती है। आजकल ये स्पेक्ट्रम चेंज हो गया है और बहुत सारे यंग लोग, यंग से मतलब होता है 50 से नीचे जिनकी उम्र है, 45 से नीचे है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्टेड हो रहे हैं। तो ये अब सिर्फ ओल्ड की बीमारी नहीं है, यंग लोगों में भी हार्ट अटैक होते हैं, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो डॉक्टर साहब, एक टर्म और बहुत ज़्यादा चलन में रहती है, अक्सर सुनने में आता है कि साइलेंट हार्ट अटैक। जी, तो हमारे दर्शकों को सरल भाषा में समझाएंगे कि साइलेंट हार्ट अटैक ये क्या होता है? देखिए, जो भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है वो कुछ सिम्टम्स के ज़रिए से एक्सप्रेस होती है बॉडी में। जैसे कि चेस्ट पेन, जो कि बहुत कॉमन है। अगर चेस्ट पेन ना हो तो चेस्ट पेन के सिमिलर जो सिम्टम्स होते हैं उसको बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट्स। और ये सारे सिम्टम्स ज़रूर होते हैं। साइलेंट अटैक ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल कोई भी सिम्टम नहीं है, पेन नहीं होता। यूजुअली डायबिटीज़ में वाले पेशेंट्स में देखा जाता है, विमेन में देखा जाता है। तो इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी सांस फूल सकती है अचानक से, घबराहट हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है जिसको कई लोग हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसा बोलते हैं, पसीना बहुत तेज आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं। ये सब सिम्टम्स साइलेंट अटैक की कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये सीवियर अगर होता है, मतलब डायबिटिक लोगों में शायद इसका पता नहीं चल पाता है। हाँ, डायबिटीज़ मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातचीत से। जी, डायबिटीज़ में ना नर्व्स की भी प्रॉब्लम होती है। शुगर बढ़ने की वजह से नर्व्स की कोटिंग और नर्व्स की जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, तो ब्रेन तक सेल्स सिम्टम्स वो पहुँच नहीं पाते। जी। सर, इसके बाद हम बात करेंगे हार्ट अटैक और जो कार्डियक अरेस्ट वाली बात है। जी, तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में किस तरह का अंतर होता है, किस तरह से इसको आप मेडिकली इसको डिफाइन करते हैं? जी, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कार्डियक अरेस्ट मतलब अचानक से हार्ट का फंक्शन जो कि पंपिंग है वो रुक गया। बहुत सारे कारणों से ऐसा हो सकता है, जिसमें से एक मुख्य कारण हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक वो पहला इवेंट है जिससे कि कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट लास्ट इवेंट होता है। इसमें आदमी का हार्ट पंप करना बंद कर देता है अचानक से, ऑक्सीजन और ब्लड ब्रेन में नहीं जा पाता और वो बेहोश हो जाता है। तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश होना, ये कार्डियक अरेस्ट का फीचर है। चेस्ट पेन, स्वेटिंग, ब्रेथलेसनेस, तकलीफ आना, घबराहट होना, ये सब हार्ट अटैक के प्रॉब्लम। तो हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो कार्डियक अरेस्ट लास्ट इवेंट होता है, मतलब सबसे लास्ट स्टेज, यानी कि जब हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो उसको हम अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। जी। सर, इसी से जुड़ी हुई एक और बात होती है, क्योंकि हर डिज़ीज़ का मेल और फीमेल में वेरिएशन देखा जाता है, कुछ अंतर आ जाता है। तो क्या जो फीमेल्स होती हैं उनमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स या उनकी फीलिंग या उस तरह का जो समस्या आती है, दर्द होता है, वो मेल से कहीं डिफरेंट होता है? फीमेल्स में चेस्ट पेन के और भी बहुत रीजंस देखे गए हैं और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन जो कि मस्कुलर होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो चेस्ट पेन जैसा प्रेजेंट करते हैं लेकिन वो कार्डियक नहीं होता। इसके अलावा फीमेल्स में बैक में पेन जाना, शोल्डर्स में पेन जाना, पेट में दर्द होना,
घबराहट होना, ये सब कुछ अटैक की वजह से सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि चेस्ट पेन जैसे प्रेजेंट ना हो। जी, तो मतलब इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। इसीलिए हम तो ऐसा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको रिस्क फैक्टर है, वो चेस्ट पेन के साथ में आया है, जब तक हम उसको प्रूव ना कर दें, साबित ना कर दें कि ये हार्ट की वजह से नहीं है, तब तक हमारा उस पर संदेह, डाउट हमेशा रहता है कि ये कार्डियक ओरिजिन का हो सकता है। मतलब जब तक सारी चीज़ों को आप एक बार डायग्नोज ना कर लें प्रॉपर्ली, तब तक कुछ कहना मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे तमाम कार्डियोलॉजिस्ट हैं देश में, सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि पहले अपीयरेंस में नहीं लग रहा कि कार्डियक पेन है जी, पेशेंट को आपने डिस्चार्ज कर दिया या घर भेज दिया, और उसके बाद वो अगेन अटैक में इवॉल्व होके आया, ऐसा होता है जी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे अलग सिम्टम्स होते हैं और आपको लगता है कि शायद ये अटैक नहीं है, और बाद में वो शायद वापस होता है, जैसा आपने कहा कि वो कार्डियक अरेस्ट के रूप में या हार्ट अटैक के रूप में वापस आता है। तो ऐसा कोई रियल लाइफ आपके साथ कुछ एग्जांपल हुआ हो, वो आप अगर शेयर करें। मैं आपको 2 इंस्टेंसेस बताता हूँ। एक तो मेरे स्टार्ट ऑफ करियर में था, जब मैं डीएम ट्रेनिंग कर रहा था, तब एक जेंटलमैन आते हैं जो 32 साल के थे। उनको सिर्फ एक रिस्क फैक्टर था स्मोकिंग, और उनको चेस्ट पेन माइल्ड सा था। उसमें हम लोग ने ईसीजी किया, कार्डियक मार्कर्स किए, दोनों नेगेटिव आए, एक एंटासिड दिया, एक पेन किलर दिया, उसमें वो ठीक हो गए जी। वो वापस गए घर, और 3 घंटे बाद वो दोबारा ऐसी सिचुएशन में आए कि हम लोग को इमरजेंसी में ही उनको वेंटिलेटर पे लेके फिर प्रोसीजर आगे करना पड़ा। तो कई बार 3 घंटे में इतना बड़ा बदलाव? हाँ, 3 घंटे 4 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार चीज़ें इतनी ज़्यादा बदल जाती है कि नॉर्मल से एक मैसिव इवॉल्व हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इंस्टेंस तो अभी रिसेंट का ही है कि एक जेंटलमैन आते हैं हु इज़ अराउंड 45 ईयर ओल्ड विद डायबिटीज़, और उनका हार्ट रेट बहुत बढ़ा हुआ है, 130 140, लेकिन ओवरऑल ईसीजी बढ़े हुए हार्ट रेट के अलावा नॉर्मल है। कार्डियक मार्कर्स भी नेगेटिव हैं जो ब्लड टेस्ट कराते हैं। उनको एडमिट होने की सुझाव दी जाती है, वो एडमिट हो जाते हैं, और वो इमरजेंसी से लेके सीसीयू तक 3rd फ्लोर तक पहुंचते हैं, और उसमें उनके ईसीजी में बदलाव आ जाते हैं, वो अटैक में कन्वर्ट हो जाता है और इमरजेंसी में प्रोसीजर करना पड़ता है। तो समटाइम्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन माइट लुक लाइक नॉर्मल, जो कि 2-3 घंटे में बिल्कुल अपना रूप बदल ले। तो सर, इससे क्या ये मैसेज निकाला जा सकता है कि हार्ट अटैक अचानक होता है? बिल्कुल, हार्ट अटैक अचानक ही होता है, लेकिन वो हमको कुछ अर्ली वार्निंग साइंस देता है, इतना समय देता है कि शरीर अपनी प्रॉब्लम को बता सके और उस पर हम एक्शन ले सकें। कभी कभी किसी लोगों में ये स्पीड बहुत तेज़ होती है, जो कि आधे घंटे में हो जाता है। कई बार हमने सुना है लोग घर में ही कोलैप्स हो गए और रिवाइव नहीं कर पाए। कभी इतना टाइम मिल जाता है कि 200 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट आपके सेंटर तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत वेरिएबल है, लेकिन इसकी सीरियसनेस बताने के लिए मैं ये पॉइंट रख रहा हूँ कि कभी कभी चीज़ें कुछ देर में बदलती हैं, इसलिए बहुत बार ईसीजीज जल्दी करने पड़ते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट जी। ओके, तो सर, जो ईसीजी की बात आपने कही और जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आप होते हैं हॉस्पिटल में, तो ये किन किन तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे आप सर्टेन करते हैं कि हार्ट अटैक है और कितना सीवियर है, किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाना ज़रूरी है? मतलब सारी चीज़ों को अगर हम मिला के देखें तो कौन कौन से ऐसे बेसिक टेस्ट आप परफॉर्म करते हैं? अगर हार्ट अटैक की बात की जाए, जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है, तो ईसीजी इज़ प्राइम इम्पॉर्टेंस। सेकंड इज ट्रोपोनिन आई, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है, इसको कार्डियक मार्कर भी बोलते हैं। ये बताता है कि हार्ट अटैक हुआ है कि नहीं हुआ। थर्ड टेस्ट इज़ एकोकार्डियोग्राफी, जो कि एक सोनोग्राफी बेस्ड टेस्ट है। हार्ट की बनावट को देखते हैं, उसमें भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई नस ब्लॉक तो नहीं है जी। ये तो इमरजेंसी के टेस्ट हो गए। कोई अगर स्टेबल पेशेंट आता है तो उसमें एक टीएमटी और ऐड हो जाता है, जिसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं जी। और आजकल सीटी स्कैन को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है स्क्रीनिंग पर्पस से, नॉट फॉर कंफर्मेशन, लेकिन स्क्रीनिंग टूल जैसे उसको यूज़ कर सकते हैं नसों को देखने के लिए, हार्ट में कितना कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है देखने के लिए। उस कैल्शियम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिशन है कि नहीं। तो डॉक्टर साहब, इसमें ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो पेशेंट अभी उस स्टेज पर नहीं पहुँचे हैं कि जिनको इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, एक स्वस्थ व्यक्ति भी है अगर, तो उसको ऐसे कौन कौन से टेस्ट रेगुलरली या एक टाइम पीरियड्स के साथ कराते रहना चाहिए, जिससे कि उनको अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में पता चलता रहे? तो जो रूटीन टेस्ट एनुअली या हर 2 साल में जो करा सकते हैं वो है लिपिड प्रोफाइल, सोनोग्राफी फैटी लीवर देखने के लिए, ईसीजी,
एकोकार्डियोग्राफी, हार्ट का पंपिंग और वाल्व्स का स्ट्रक्चर देखने के लिए, ट्रेडमिल टेस्ट। ये टेस्ट तो एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियक चेकअप में होना ही चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये अक्सर कहा जाता है, कई बार आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो कहते हैं कि सब हमारी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, सारे पैरामीटर्स जो आप बताते हैं कि आपको खाना ये है, सोना ये है, इतना एक्सरसाइज करना है, सारी चीज़ों को अगर वो नॉर्मल तरीके से जी रहे हैं और हेल्दी तरीके से जी रहे हैं, उसके बावजूद अगर उनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो इसका क्या जेनेटिक्स से कोई लेना देना होता है? बिल्कुल सही बोला आपने, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे मैंने भी बहुत सारे कैंडिडेट से मिला हूँ मैं, या पेशेंट्स बोल सकते हैं जिनसे मिला हूँ मैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है कि उनके फादर या उनके ब्रदर बहुत अर्ली एज में या तो उनको अटैक आया था या वो गुजर गए। तो जेनेटिक्स ऐसे हमारे शरीर में रिसेप्टर्स बनाता है, जो वो रिसेप्टर्स लिवर में होते हैं, और उन रिसेप्टर्स की प्रेजेंस या एब्सेंस डिसाइड करती है कि शरीर में कितना कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूमेगा और कहाँ पर क्या डिपॉजिट होगा। मान लीजिए कोई एक ऐसा रिसेप्टर है जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अब वो रिसेप्टर जेनेटिक्स की वजह से बन ही नहीं रहा, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नष्ट नहीं हो पाएगा, कुदरती रूप से शरीर में घूमता रहेगा, घूमेगा तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट भी होगा। तो ये जेनेटिक्स उन रिसेप्टर्स, उन मॉलिक्यूल्स या उन नॉब्स को रेगुलेट करता है और इस तरीके से हार्ट अटैक करा सकता है। सर, एक लोगों की जो अक्सर कुछ गलतियां करते हैं, जब कभी हार्ट अटैक के सिम्टम्स को उनको दिखाई देते हैं तो अक्सर वो ये सोचते हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है या गैस की समस्या है तो इनो ले लो और रेस्ट कर लो, सुबह दिखा लेंगे, और अक्सर ये समस्या रात के समय और सर्दियों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो ये कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो पेशेंट्स को नहीं करनी चाहिए ताकि समय रहते उनको इलाज मिल सके और उनकी जो कीमती जीवन है वो उनको बचाया जा सके? सबसे पहली चीज़ तो अगर आपकी बॉडी आपको कोई संकेत दे रही है इन टर्म्स ऑफ चेस्ट पेन, पसीना आना, घबराहट होना, प्लीज़ हॉस्पिटल आइए, ईसीजी कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए और ये कंफर्म कर लीजिए कि हार्ट का है कि नहीं। अगर आपने घर पे इनो ले लिया, एसिडिटी की दवाई ले ली, दर्द निवारण की दवाई ले ली, तो उस समय थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो बिना हार्ट की दवाई दिए ठीक नहीं होगी। 1-1.5-2 घंटे बाद शायद वो और ज़्यादा विकट रूप लेके प्रस्तुत हो, जिससे अपनी प्रॉब्लम और रिस्क टू लाइफ बढ़ जाए। तो प्लीज़ इनो, एंटा एसिड ये सब मत लीजिए। मैं तो ये कहूँगा सॉर्बिट्रेट की दवाई भी बिना बीपी चेक किए मत लीजिए, अगर हॉस्पिटल पास में है तो वहाँ पहुँच के ले लीजिए। उससे क्या नुकसान हो सकता है अगर सॉर्बिट्रेट कोई अपनी मर्जी से ले लेता है? अगर सॉर्बिट्रेट आप अपनी मर्जी से ले लेते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर अटैक की अवस्था में कम है, सॉर्बिट्रेट से और कम हो जाएगा और आपके कॉम्प्लिकेशन और बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपको स्ट्रोक हो जाए बीपी कम होने की वजह से। तो ये प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट कर लेते हैं बिना सोचे समझे अगर कोई सॉर्बिट्रेट लेता है। द ओनली टैबलेट विच यू कैन टेक इज़ डिस्प्रिन। आप डिस्प्रिन ले लीजिए घर पे और प्लीज़ रीच आउट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कोविड भी उनमें से एक रहा है, तो क्या वायरल इन्फेक्शन भी कहीं ना कहीं हार्ट की समस्या को लीड कर सकता है? देखिए, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए शरीर भी कोई एक एक्शन लेता है, रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को मारने की कोशिश कर रहा है, एक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में जो केमिकल्स निकलते हैं वो दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। उसका एक प्रेजेंटेशन है हार्ट अटैक। मतलब वो जो आप बता रहे हैं, जब दो चीज़ों की लड़ाई हो रही है तो जो देशों में युद्ध होता है तो वो कोलेटरल डैमेजेस जो होती हैं कि दूसरी चीज़ों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। सिमिलरली बॉडी के अंदर जो अदर पार्ट्स हैं, हाँ, वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मेडिकल भाषा में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इस इन्फ्लेमेशन से हार्ट की नसों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, भले ही वहाँ वायरस पहुँचा हो या ना पहुँचा हो। जी। तो ब्लड क्लॉट होने से फिर अटैक आ सकता है। ओके। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको सिंपल अगर वायरल इन्फेक्शन भी हो रहे हों तो भी आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए और अपनी पूरी तरह से जांच कराना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हमको लगता है तो वायरल इन्फेक्शन है, इससे क्या होगा, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इससे बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। अक्सर सर ये चेस्ट पेन को बहुत नॉर्मल लाइटली लिया जाता है, उनको लगता है ज़्यादातर लोगों को कि गैस की समस्या होगी, कुछ ऐसी चीज़ें एंटासिड्स वगैरह ले लीजिए, आराम मिल जाएगा, और वो दिखाते नहीं हैं। तो चेस्ट पेन को कितना सीरियसली लेना चाहिए? देखिए, आंकड़े तो ये बताते हैं कि अगर आपकी एज कम है, आप
यंगर पॉपुलेशन को बिलोंग करते हो तो चांसेस कम है कि आपको हार्ट अटैक हो जी। ऑल्दो ये चेंज हो रहा है सिनेरियो, लेकिन फिर भी तो ये जो दर्द होता है वो मसल, बोन, नर्व्स, रीढ़ की हड्डी से जो नर्व्स चेस्ट की तरफ सप्लाई होती है उससे, या एसिडिटी बढ़ने से, या कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से भी ये हो सकता है। कई बार तो ये होता है, लेकिन कुछ अंश ज़रूर है कि यंग लोगों में भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी 40-45 ईयर्स से ज़्यादा की एज है, कोई भी रिस्क फैक्टर है, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए। ये सही में हार्ट की ही प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, जिसको लाइटली लेके हम शायद कोई पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट खा लें और वो ठीक हो जाए। सबसे अच्छा तरीका है आप ECG एको TMT कराइए, निश्चिंत हो जाइए और फिर आप अपन सिंपल दवाइयों से काम चला सकते हैं। जी, तो मतलब डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब तक आप रूल आउट ना कर लें कि ये समस्या वाकई हार्ट से रिलेटेड है या नहीं है, तब तक आप दूसरी चीज़ों पर ना जाएं, क्योंकि अगर आप दूसरी चीज़ों पर जाते हो और तब तक हो सकता है कि आपका जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाएं या समस्या आपकी बढ़ जाए। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको ज़रा भी शंका है तो ECG और जो डॉक्टर साहब टेस्ट बता रहे हैं वो ज़रूर कराएं। इसके बाद सर हम चलेंगे आगे और अपने इस एपिसोड को हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। अब बात आती है जब कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, वो एडमिट होता है, उसकी सर्जरीज़ होती हैं या उसको जो भी आप ट्रीटमेंट्स देते हैं और वो रिकवर करके घर चला जाता है, उसके बाद की जो केयर होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, इमरजेंसी में जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो ऑपरेटिव मेथड से हो, वो पार्ट तो इमरजेंसी डील करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, जान बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अपनी लाइफ में वापस उस स्तर पे कैसे आएँ, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमने जो भी ऑपरेटिव प्रोसीजर करवाया है या मेडिसिन का साथ लिया है, तो खून पतला करने की मेडिसिन अटैक के बाद लाइफ लॉन्ग चलती हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अब तो ठीक लग रहा है, अब बंद कर दें क्या? बंद करने पे रिस्क रहेगा कि दोबारा हार्ट अटैक हो जाए। खून पतला करने की मेडिसिन सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट है हम अपने रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से अटैक आया है उसको भी कंट्रोल करें। मान लीजिए हमने उस समय कोई स्टेंट डलवा लिया, हमारी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम, स्टेंट के अंदर बीमारी बढ़ना, रिपीट अटैक होना, ये सब फिर से होने की संभावना बहुत हाई रहती है। तो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना जिसमें BP, शुगर, वेट, और हैबिट्स को कंट्रोल करना जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, च्यूइंग, इन सब चीज़ों को अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट है कार्डिक रिहैबिलिटेशन। कार्डिक रिहैबिलिटेशन मतलब होता है एक्सरसाइज की मदद लेते हुए हार्ट की फंक्शनैलिटी, हार्ट की एफिकेसी को बढ़ाना और अपने दिनचर्या के कार्य, आपके ऑफिस के कार्य में जो भी फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है वो करके अपने जीवन का स्तर ऊपर करना। तो ये कार्डियक रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक स्टेट ऑफ द हार्ट कार्डियक रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है जिसमें हम ऐसे पेशेंट्स की मदद करते हैं और उनको वापस अपनी लाइफ में लेके आते हैं। जी। तो देखा दर्शकों, डॉक्टर साहब जो बात बता रहे हैं, कम से कम 3 फैक्टर्स उन्होंने मुझे जो समझ में आया चर्चा में, कि आपको सबसे पहले तो जो आपको ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं, जो खून को पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको आपको लाइफ टाइम खाना है बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के। ना तो उनके डोजेस आपको कम ज़्यादा करने हैं, ना उनको छोड़ना है। दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर सपोज आपके बॉडी में स्टेंट डला है और आपने जो आपकी पुरानी हैबिट्स थी, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं और आपको जो जो चीज़ के प्रिकॉशंस दिए गए हैं वो आप अगर नहीं कर रहे हैं, या स्मोक नहीं बंद कर रहे हैं, आपने अल्कोहल लेना बंद नहीं किया, फैट आपका शरीर में बढ़ा रहे हैं आप किसी तरह से, तो वो रिस्क फैक्टर अगर आपके बने हुए हैं तो आपकी हार्ट की समस्या दोबारा प्रेजेंट हो सकती है। उसके लिए आपको ध्यान देना है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई है, जो स्वस्थ लोगों के लिए भी बड़ी उपयोगी चीज़ बताई डॉक्टर साहब ने, कि आपको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। जिनको पड़ी हुई है वो रिहेबिलिटेशन पर जाएँ ज़रूर, और साथ में जो कार्डियक आपकी एक्सरसाइजेस और जो फिजिकल एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो ज़रूर आप करते रहें, जिससे कि आपका हार्ट भी मजबूत रहे, शरीर का इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहे, ताकि ऐसी कोई डिजीज़ या ऐसी कोई समस्या आप पे अटैक ही ना कर सके। तो आज के एपिसोड में बस हम इतना ही कहेंगे और जल्दी अगला एपिसोड आपको देखने को मिलेगा, और उसमें हम बहुत सारे दिल से जुड़े हुए और मामलों को हम दिल से लेकर बहुत डीप में जाएंगे और आपको एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे, ताकि आपका न केवल दिल स्वस्थ रह सके, बाकी ओवरऑल भी आप स्वस्थ रह सकें। फिर भी अगर आपके दिमाग में आज के एपिसोड को लेकर के कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जिनके उत्तर हम जल्द ही देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर।